नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, भारत ने 2017 में खरीदा था पेगासस मामले पर घिरी मोदी सरकार। राहुल बोले, देश के साथ किया देशद्रोह। सरकार ने नहीं बनाई कमेटी। किसान मोर्चा 3 फरवरी से शुरू करेगा मिशन यूपी। अमित शाह मुजफ्फरनगर में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ी और बीजेपी की संपत्ति में बड़ा उछाल। कांग्रेस बोली, न्यू इंडिया का मोदी मॉडल। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है पेगासस जासूसी मामले में। जी हाँ, एक बार फिर से पेगासस सुर्खियों में आ गया है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो अखबार है उनका संडे एडिशन में उनकी एक रिपोर्ट निकली है जिसका टाइटल है द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन। और इस कहानी में, इस पूरी स्टोरी में इस बात का खुलासा है कि जो इजरायली सॉफ्टवेयर था पेगासस, वो भारत सरकार को बेचा गया। और अभी तक मोदी सरकार ने कंफर्म नहीं किया था कि उनको ये, ना उन्होंने डिनाई किया था ना एक्सेप्ट किया था कि उनको ये बेचा गया है। अब आपको बता दें कि उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है भारत के अलावा हंगरी, पोलैंड को भी, जैसे जो देश हैं, जो फार राइट विंग जो लीडर्स हैं, उनको ये बेचा गया है। और बावजूद इसके कि जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है वो उनका हमेशा प्रश्न चिन्ह के दायरे में ही रहा है। अब आपको बता दें कि उस रिपोर्ट में बाकायदा पूरी तरह से लिखा गया है कि मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि इजराइल गए और वहाँ पर उन्होंने इससे एक रक्षा डील के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर में बहुत क्लियरली कहा गया है कि $2 बिलियन का जो पूरा ये मसौदा है, $2 बिलियन का, उसे एक रक्षा डील के जरिए इसमें मिसाइल्स खरीदे गए और साथ में पेगासस भी खरीदा गया। यानी कि जो भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों की खरीद के लिए हुए $2 बिलियन की रक्षा डील में ही इजरायली सॉफ्टवेयर को खरीदा था। अब उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि FBI ने भी इसको खरीदा, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, और उन्होंने परीक्षण भी किया इसलिए क्योंकि इस्तेमाल का मकसद था उसका। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो FBI था वो घरेलू निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें उसमें कही गई हैं। मोदी सरकार के लिए कहा गया है कि देखिए, पहले मोदी जी इजराइल गए थे, फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू आए जो उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे। तो आज इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ये खुलासा हो गया है कि जो मोदी सरकार थी वो अभी तक झूठ बोल रही थी। लगातार वो ये कह रही थी कि देखिए, हमने कोई पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय में एक RTI भी फाइल हुई थी, उन्होंने भी ये कह दिया था कि नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस बात को इनकार किया कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है NSO के साथ किसी भी पेगासस सॉफ्टवेयर के लिए। तो यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये मोदी सरकार का झूठ बेनकाब करती है और ये शो करती है कि शायद मोदी जी की कैबिनेट में इस बात के बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय इसके कि शायद मोदी जी को और अमित शाह और अजीत डोवल को। तो आज एक बार फिर सरकार घेरे में आ गई है और सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी संसद को भ्रमित कर रहे थे? क्या मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला? और क्या मोदी सरकार लोगों की, जो आम नागरिक हैं, उनको जासूसी करके क्या लोकतंत्र का हनन करना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि पेगासस सॉफ्टवेयर आज अगर मोदी सरकार ने खरीदा है तो क्या इस लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए खरीदा है, ताकि जिन लोगों को कमजोर करके आपकी सत्ता चलती है उन लोगों पर आप जासूसी करो, उन पर नकेल कसो। यही मंशा पूरी नजर आती है। लेकिन जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसको लेकर बीजेपी बिल्कुल डिनायल मोड में है। VK सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ये सुपाड़ी मीडिया है। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन मोदी जी की जो सरकार है वो आज एक तरीके से बेनकाब हो गई है और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि लोकतंत्र का हनन करने में लगी हुई है ये सरकार। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आपको बता दें कि दूसरी खबर में भी जो विपक्षी दल हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर से ही जुड़ी हुई है और जो विपक्षी दल हैं ये हमलावर हो गए हैं
और ये कह रहे हैं कि सरकार की जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए। और विपक्षी दल पहले भी शोर मचा रहे थे, राहुल गांधी ने पहले भी शोर मचाया था, और विपक्ष के दबाव में आकर आखिर जब पिटिशंस फाइल हुए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी अपॉइंट की है, लेकिन आज राहुल गांधी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लीडर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा और बार बार यही कहा गया है कि आज जब से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है तो कांग्रेस का ये कहना है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, संसद के अंदर भी झूठ बोला था, लोगों को ठग रही है सरकार, नागरिकों से झूठ बोल रही है और सदन में इस सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि क्योंकि ये लोकतंत्र का अपहरण है इसलिए ये देशद्रोह का कृत्य है। और क्योंकि ये मामला अब खाली प्रिवेसी का मामला नहीं रह गया, इसमें यह है कि 4-5 देशों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने किस तरीके से हाथ मिलाया है और इस बात पर हाथ मिलाया है कि देखिए सत्ता को कैसे और ताकतवर करना है और लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, तानाशाही की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। तमाम ये जो पूरा तंत्र है ये उसको लेकर है कि किस तरीके से ऐसे तंत्र को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वो भी फार राइट लीडर्स जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी। और तो ये मामला अब केवल प्रिवेसी का मामला नहीं रह गया है और इसमें कैसे सरकार की जवाबदेही तय होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अभी अपनी निगरानी कर रही है और उस पर जांच पड़ताल अभी उसकी चल रही है, लेकिन मोदी सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे कैसे घेरा जाएगा और मोदी सरकार को क्या ये पेगासस चुनावी मुद्दा विपक्ष बना पाएगा। आज राहुल गांधी ने बढ़ चढ़कर बोला तो है कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि शायद विपक्ष के इस मुद्दे को उठाने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई और इसीलिए आज मोदी सरकार पर गाज नहीं गिर पाई है। अब विपक्ष इसको आगे कैसे उठाता है, बजट सेशन शुरू होने वाला है, इसको लेकर किस तरीके से विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाएंगे ये देखना होगा। और उससे भी बड़ा मुद्दा कि क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, पंजाब में, उत्तराखंड में, ये जो तमाम चुनावी राज्य हैं, क्या पेगासस वहां पर चुनावी मुद्दा बन पाएगा, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। क्या विपक्ष उठा पाएगा ये जिम्मेदारी, ये देखना होगा। आगे चलती हूँ, फीडबैक दीजिएगा। तीसरी खबर में बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन उत्तर प्रदेश की। आज राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे, क्योंकि जो उनकी डिमांड्स थी उनको सरकार ने पूरा नहीं किया। और उस डिमांड में सबसे पहला ये है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा उनका ये कहना था कि एमएसपी पर अभी तक कोई समिति नहीं बनाई है, यानी कि सरकार ने आश्वासन दिया, कृषि कानून वापस कर लिए, लेकिन इसके साथ जो बचे खुचे जो तथ्य थे उनको सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसलिए अब किसानों के खिलाफ जो केसेस लगे थे उनको भी वापस नहीं लिया गया है। इसलिए अब यूपी और उत्तराखंड में ये किसान मोर्चा अब अपना अभियान शुरू करेगा। हालांकि किसान मोर्चा किसी पार्टी को खुलकर समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए गले की हड्डी जरूर बन सकते हैं, क्योंकि जब ये अभियान शुरू करेंगे और ये बोलेंगे कि ये किसान विरोधी सरकार है तो जाहिर सी बात है कि वोटर को कहीं ना कहीं लगेगा कि ये वो सरकार है जिसने कि किसानों को ठगा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट समर्थन न देते हुए भी राकेश टिकैत कहीं ना कहीं चुनाव में एक बहुत सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में थे और आज मुजफ्फरनगर में उन्होंने जनता को याद दिलाई कि क्या आप मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए हैं। और उन्होंने कहा कि जो पीड़ित थे उन्होंने आरोपी बनाया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया। फिर उन्होंने अखिलेश के सरकार की याद दिलाई लोगों को कि पुलिस ने वोट बैंक के आधार पर उस समय लोगों के साथ कार्रवाई की थी, फर्जी केसेस किए थे। और फिर वो पूछ रहे थे कि क्या जनता वो दंगे भूल चुकी है, और अगर नहीं भूली है तो फिर वोट देने में गलती मत करना, वरना अमित शाह ने कहा है कि लखनऊ की गद्दी पर दंगे कराने वाली सरकार बैठ जाएगी। और बीजेपी के शासन में उन्होंने कहा कि एक भी दंगा नहीं हुआ है और दंगा कराने वाले सारे जेल में हैं, लेकिन अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो फिर जयंत चौधरी पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि जयंत तो बाहर हो जाएंगे और आजम खान सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अमित शाह घर घर जाकर जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, पर्चा बांट रहे थे भारी भीड़ लेकर, तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन कोई परवाह नहीं, किसी ने उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसके पहले चुनाव आयोग को लिखा भी है,
लेकिन अमित शाह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ना उन्हें नोटिस जारी किया गया है, ना उनको कोई वार्निंग दी गई है और वो धज्जियां आचार संहिता की उड़ा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? आज इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि वो गृह मंत्री को एक नोटिस भेज सके? क्या इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया है या फिर इलेक्शन कमीशन हर गलती अमित शाह की माफ करता है? क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि अमित शाह पर मेहरबान है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2020 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें बीजेपी की जो संपत्ति है उसमें बहुत बड़ा उछाल देखा गया है, और जो घोषित जो उनकी संपत्ति है वो 4,847.78 करोड़ की है। और बीजेपी के बाद अगर दूसरी पार्टी है तो वो है बीएसपी। और 44 क्षेत्रीय दल की जो कुल संपत्ति है वो 6,988 कुछ करोड़ की है, और पहले ये जो संपत्ति थी ये 2,129 है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो 44 क्षेत्रीय दलों की कुल मिलाकर जो एक मोटे मोटे तौर पर जो संपत्ति है उसके कुछ ही करीब है बीजेपी की जो खुद की जो घोषित संपत्ति है। तो आखिर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे जिसके जरिए ये सारा पैसा आया था, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक इतना बड़ा घोटाला है जिसकी बार बार बात कही गई थी कि देखिए बीजेपी को ही सारा डोनेशन जाता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आता है। आज ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, और जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं या बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनमें हार्डली कोई पैसा डोनेट कर रहा है, और यही शो करता है कि किस तरीके से जो सत्ता जिसके हाथ में होती है डोनेशंस भी वही जाते हैं। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पारदर्शिता की बात कही गई थी ये कहीं ना कहीं आज खत्म हो जाती है, और बीजेपी की जिस तरह जो कुल संपत्ति है उसमें एक बड़ा उछाल देखा गया है वो ये दिखता है कि अब ये जो भारी संपत्ति है इससे क्या होगा? अब इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पारदर्शिता पे एक बहुत बड़ा सवाल है, जो पूरी प्रक्रिया है उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और आज अगर बीजेपी की जो संपत्ति है वो केवल 4,847 करोड़ है तो बाकी क्षेत्रीय दलों को वो पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या बीजेपी उन पर दबाव डालकर ये काम कर रही है? क्या बीजेपी पीछे से कुछ बैकरूम मैनूवरिंग करके कर रही है? ये सारे सवाल लोगों के सामने खड़े हैं, और ये बिल्कुल शो करता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो सिर्फ बीजेपी के लिए ही फायदेमंद है, बाकी राजनीतिक दलों के लिए नहीं। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।